हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है साहिल और आज फिर से हम लोग उपस्थित है टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका एग्जामिनेशन हो चुका है, यानी कि 2024 में ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपकी एग्जामिनेशन अभी फिलहाल 17 दिसंबर को हुई है, उसकी हम लोग आंसर की के बारे में बात कर रहे होंगे। और हम ये भी बता रहे होंगे कि जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हमने कराया हुआ था, एमसीक्यू कराया था, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं क्या 40 क्वेश्चन सिर्फ तो हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही चले आए हुए हैं। 5 क्वेश्चन बस इधर उधर हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन बेटा हमने नहीं कराया था। एकदम ईमानदारी से हम लोग हर काम कर रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या दे दिया हुआ था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था बच्चा, ये था कि द वैल्यू ऑफ गामा वन। तो गामा वन की वैल्यू मैं कितनी बार बता दूं कि गामा वन की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। क्योंकि गामा को जो डिफिनेशन है, गामा की डिफिनेशन को आप लोग किस प्रकार समझ रहे होते हैं, एक बार देख लीजिए जरा। गामा गामा वन की डिफरेंशियल तो भैया ये क्या है, बोर्ड हैंग कर रहा है क्या? हाँ देखिए, जो गामा एन की डिफिनेशन होती है वो होती है 0 टू ये e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। कुछ इस प्रकार से होती है 0 टू ए ना, सॉरी 0 टू 1 ना। एक सेकेंड, हमारे पास इरेजर है, यहाँ से हम लोग आते हैं 0 टू। तो कुछ इस प्रकार से आपकी गामा एन की डिफरेंस, सॉरी 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पर हम लोग को गामा वन लाना रहेगा तो एन की जगह क्या 1 पुट करेंगे तो इक्वल क्या हो जाता है 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स और एन माइनस वन, यानी कि एन की जगह 1 रहेगा, 1 माइनस वन यानी कि 0 डी एक्स। एक्स टू द पावर 0 हो जाएगा और एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। और इसके इंटीग्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। इसकी इंटीग्रेशन जब आप कर रहे होंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ रहा होगा, आप लोग एक बार देखिए। इंटीग्रेशन किस प्रकार से, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आप किस प्रकार से करते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन आप किस प्रकार से करते हैं, तो e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, इस पर लिमिट लगा दीजिए 0 टू इनफाइनाइट। फिर आप पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आ रहा होगा, आपका आंसर निकल कर आ रहा होगा 1। तो भैया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि एकदम राइट आंसर है। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं और यहाँ पर आपको बात कर रहे होंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि गामा हाफ की वैल्यू, भैया गामा हाफ की वैल्यू हमने आपको क्या बताया हुआ है, गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू हमने बताया हुआ है अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई। क्या एकदम बात समझ में आ रही है आपको? इसको तो हमने कई बार प्रूफ भी कराया हुआ है। गामा हाफ की वैल्यू हमने क्या प्रूफ कराई हुई है, गामा हाफ की वैल्यू हमने प्रूफ कराया हुआ है कि गामा हाफ की वैल्यू जो है अंडर रूट पाई। इसको हमने किस प्रकार से दिखाया भैया, तो इसको दिखाया हमने बाय प्रॉपर्टी के रूप में हमने कराया था इस चीज को, यानी कि बीटा एम एन इक्वल गामा एन बाई गामा एम प्लस एन। गामा एन प्लस वन के रूप में हम लोग लिख रहे थे। तो गामा हाफ की वैल्यू इससे हम लोग निकालते हैं क्या, तो हमें निकल कर आता है क्या, ऑप्शन डी, यानी कि पाई, अंडर रूट पाई, इसकी वैल्यू निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे होंगे जब हमारी कंप्यूटर एकदम चल रही है और हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे जब बढ़ रहे होते हैं तो हमारे आगे क्वेश्चन दिया रहता है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो इसकी इंटीग्रेशन देखिए हमने आपको नहीं बताया हुआ था, इसकी इंटीग्रेशन हमने आपको नहीं बताया हुआ था। इसलिए नहीं बताया गया था भैया क्योंकि यह इतनी इजी है कि इसको बार बार आपको क्यों बताया जाती है। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि इसको आपको नहीं बताया गया था। यानी कि देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से कर रहे होंगे, आपको सॉल्व करना है क्या, आपको सॉल्व करना है क्या, इंटीग्रेशन यहाँ पर आके हम लोग कर ले क्या। देखिए आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लास 11th का भैया सवाल है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। क्लास 11th के बच्चे इसको काफी, और मैं ये बात मान रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया था। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए क्या, आप एक काम क्या करेंगे, यहाँ देखिए लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर को आप टी मान लेंगे। एक्स स्क्वायर को आप क्या मान लें, टी मान लें अगर, तो इसकी डिफरेंशिएशन यानी कि 2x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2x को आप लिख सकते हैं dt। भैया आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन कर दिए आप, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t था तो 2x को dt लिख सकते हैं और x को आप क्या लिख सकते हैं भैया, x को आप सॉरी एक काम और कीजिए, इसको तो और आसान तरीके से किया जा सकता है। काम कीजिए आप यहां से, हाँ देखिए एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर को आपने टी मान लिया अगर, तो एक्स को आप क्या मान लेंगे, रूट टी मान लेंगे।
ठीक है, और यहाँ से x को रूट टी मान लिया, तो अब dx कर दीजिए, dx बाई डी टी, ठीक है। तो इस dx बाई डी टी यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन लिख पा रहे होंगे, डिफरेंशिएशन आप लिख पा रहे होंगे 1/√2, ठीक। देखिए dx को आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, क्या 1/2√t dt, कुछ इस प्रकार से आपका डिफरेंशिएशन आ रहा होगा। अब एक काम कीजिए, जहां dx की वैल्यू है वहां पर ये इस टर्म को सब्स्टिट्यूट कीजिए, और जहां x स्क्वायर है वहां पर आप t रख के सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपके पास किस प्रकार का इक्वेशन बन के आ रहा होगा, एक बार जरा ध्यान से हाथ से देख लीजिएगा। एक बार ध्यान से आप देखें अगर, तो ये क्या हो रहा होगा 0 to इनफाइनाइट e⁻ t। देखिए एक्स स्क्वायर को हमने क्योंकि टी लेकर चला है, तो भैया एक्स स्क्वायर को टी लेकर चला है तो एक्स स्क्वायर की जगह टी रख दिया, ठीक है। dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 1/2√t dt, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख पा रहे होंगे। आई थिंक आप इतनी बात 1/2 को आप चाहें तो आगे निकाल सकते हैं, ये हो सकता है 1/2 इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर बचा क्या है e⁻t, और देखिए 1/√t है, तो 1/√t है, तो इसको क्या इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते हैं t - 1/2। हमने क्या किया है भैया, इस चीज को आप समझेंगे जरा, कि यह √t है जो उसकी वैल्यू √t को हम लोग पावर में किस प्रकार से लिख पा रहे होंगे, √t को हम लोग लिख पा रहे होंगे t⁻1/2, ठीक है। चूंकि स्पेस हमारे पास कम है इसलिए हम लोग यहीं पर एडजस्ट कर रहे हैं, और नीचे √t यानी कि माइनस लगा के इसे ऊपर लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, बीएससी आपने कर रखा है, तो आप इतने चीजें आई थिंक समझ पा रहे होंगे। अब अगर इस टर्म को आप देखें, इस टर्म को अगर आप देखें तो क्या है, गामा से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। गामा क्या होता था, गामा होता था बच्चा, गामा एन हम लोग किस प्रकार से लिखते थे, गामा एन लिखते थे इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻x(x⁻n-1 dx), कुछ इस प्रकार से क्या हम गामा की वैल्यू लिख पा रहे होते हैं। तो यहां से अगर हम कंपेयर कर रहे होंगे, कंपेयर करेंगे अगर, तो देखिए यहाँ पर क्या इसी प्रकार का ये टर्म नहीं बन रहा है dt के रूप में, क्या इस प्रकार का टर्म नहीं बन रहा है dt के रूप में। और समझने का अगर आप प्रयास करें तो हाफ, यानी कि यहाँ पर लिखना है एक घटाना है, n में से 1 माइनस करना, ठीक है। तो हम लोग इस 1/2 को किस प्रकार सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट 0 to इनफाइनाइट, और e⁻t को e⁻t ही रहने दीजिए, और t माइनस हाफ लाना है ना आपको, तो माइनस हाफ किस प्रकार से आ रहा होगा, तो n को क्या पुट करेंगे कि यहाँ पर माइनस हाफ बचेगा, तो आप यहाँ से प्रयास कीजिए, यानी कि n की जगह 1/2 अगर हम रख दें तो 1/2 - 1, तो माइनस हाफ आ रहा होगा आपके पास। तो इसको क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते 1/2 - 1, क्या इसे हम लोग इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं क्या, t 1 - 1/2, सॉरी एक सेकेंड, पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से एक बार हम लोग शुरू से देख लेते हैं क्या, e⁻, हाँ देख लीजिए, दिया e⁻t, और क्या था e⁻x², e⁻x² dx 0 to इनफाइनाइट। इसको 0 to इनफाइनाइट के लिए आपको इंटीग्रेट करना है, तो भैया देख लो यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं, इस हमने लेट किया, x² को हमने t पुट कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई √t, और dx की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 1/2√t dt। आई थिंक आप इतनी बातें स्पष्टली समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि जो इंटीग्रेशन है आपका 0 to इनफाइनाइट e⁻x² को हम लोग क्या लेकर चले हैं, t लेकर चले हैं ना भैया, x² को हमने t माना है, dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2√t dt। आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्टली समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से देखिए 1/2 को हमने बाहर निकाल दिया, यानी कि 1/2 कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर निकाल दिया,
इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू इनफाइनाइट और e टू द पावर माइनस टी। अब बचा क्या है, बचा आपके पास t के पावर में माइनस हाफ डी टी। और हम जानते क्या हैं, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, इन सारे सवालों को इधर हमने घिसका दिया। हाँ, हम क्या जान रहे होते हैं भैया कि गामा की एन की जो वैल्यू होती है, जो पिंक हो गया ब्लू हो गया, जो गामा एन की वैल्यू होती है, गामा एन की वैल्यू क्या होती है भैया, गामा एन की वैल्यू होती है, वो होती है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स n माइनस 1 डी एक्स। कुछ इस प्रकार से आपने पढ़ा हुआ है। कंपेयर कर लीजिए भैया, ये पूरे इक्वेशन को आप कंपेयर करिए तो देखिए आपके पास क्या आ रहा होगा, तो आपके पास आ रहा होगा ये टर्म, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी, ये 1/2 आगे है ना, इसको लिखते चलिए 1 बाई माइनस टी टी टू द पावर माइनस हाफ को आपको n माइनस वन के फॉर्मेट में लिखना है, n माइनस वन के फॉर्मेट में लिखना है, इसलिए माइनस हाफ को आप किस प्रकार से, n को आप हाफ सब्सटीट्यूट कर दीजिए 1/2 माइनस 1, ठीक है, n को आपने क्या सब्सटीट्यूट किया 1/2। तो देखिए क्या हाफ माइनस एक माइनस 1, तो क्या ये माइनस 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो यानी कि हमारी चीज एकदम स्पष्टली सही है dt। अब बताइए इस पूरे टर्म को क्या हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर n रहता था n माइनस वन, यानी कि n माइनस यहाँ पर जो जिसमें से 1 घटाया जा रहा है वही गामा n की वैल्यू होती है, यानी कि ये चीज किस चीज की वैल्यू बनेगी, गामा 1/2। क्या यह वैल्यू बन रहा होगा गामा 1/2, क्योंकि n यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो इसलिए हमारे यह गामा n/2 की वैल्यू बन रहा होगा। अब देखिए 1/2 गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई, क्या गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई नहीं होती है, तो यानी कि इसकी आंसर जो निकल कर आई है वो रूट पाई निकल कर आई है आंसर। तो आते हैं हम लोग रूट पाई, आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या रूट पाई बाई 2 आंसर दिया है कि नहीं दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको एक बार कराया हुआ है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, यानी कि सी टू द पावर एक्स को आप लॉग के रूप में किस प्रकार से लिख पाते हैं, आपको उसका थोड़ा सा ही यूज हो रहा होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या लिख पाते हो, यानी कि हमारा इंटीग्रेशन जो है कुछ इस प्रकार से एक्स टू द पावर सी बाई सी टू द पावर एक्स 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट करना है आपको, यहाँ पर आपको करना है इंटीग्रेट 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर सी बाई सी टू द पावर एक्स डी एक्स। हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या ये बात सही है कि नहीं, एक्स टू द पावर सी बाई सी टू द पावर एक्स डी एक्स, हाँ। तो यहाँ से हम लोग एक फैक्ट जान रहे होंगे, हमें एक फैक्ट पता है, क्या पता है भैया आपको, एक फैक्ट क्या पता है, आपको एक फैक्ट पता होगा कि आपको प्रीवियस में टीचर ने बताया होगा कभी, हाँ आइए, कि हमें लॉग में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, यानी कि अगर हमारे पास a टू द पावर x दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, e लगाते हैं और x की पावर तो x ही रहने देते हैं, बाकी यहाँ पर log लगा लेते हैं और log लगाकर यहाँ पर a लिख पा रहे होते हैं। आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्ट हो रही होंगी कि नहीं हो रही, ये बातें आपने पढ़ी हैं, ये बातें आपने बिल्कुल प्रीवियस में पढ़ रहे हो, बिल्कुल प्रीवियस में आपने देखा हुआ है कि भैया एक्सपोनेंशियल में आप किस लॉग में किस प्रकार से चीजों को कन्वर्ट कर पाते हैं। तो आइए इसी फैक्ट का हम लोग यूज करते हैं, इसी फैक्ट का यूज करते हुए इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि ये देखिए आपके पास 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर सी को आपने एक्स टू द पावर सी ही रखने देना है, और सी टू द पावर सी यहाँ पर कांस्टेंट हो रहा होता है ना, तो यहाँ पर देखिए आप लोग सी टू द पावर एक्स को क्या लिख पा रहे होते हैं, यानी कि हम लोग सबसे पहले ई लगाएंगे और x जो है यानी कि जो पावर x है उसको तो हम लोग एज इट इज x छोड़ देते हैं, साथ में आप क्या लगाते हैं log लगाकर और c लगा देते हैं, यानी कि जो वैल्यू a रहता है वो log a के सामने आता है, लेकिन हमने x टू द पावर c x करना है, तो भैया x के पावर को तो x रहने दिया, log लगाया और फिर c लगा देंगे। आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्टली समझ में आई होंगी, ये आई थिंक इतनी बातें आपको स्पष्टली क्या हुई होंगी, समझ में आई होंगी। अब इस चीज को हम लोग ऊपर ला के लिख लेते हैं, यानी कि देखिए कुछ गामा का हम लोग यूज करेंगे, इसलिए x टू द पावर c हो गया, इसे क्या लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस x log c, ठीक है dx।
क्या इतनी बातें हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या? इतनी बातें हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। 0 टू, ये इनफाइनाइट है भैया, ये होगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स लॉग सी। माइनस एक्स लॉग सी को हम लोग एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्योंकि इसे हमें आगे चलकर कांस्टेंट कोई के दिखा देना है, ठीक है। और बचा क्या है, e टू एक्स टू द पावर, और बचा है आपको x टू द पावर c dx। तो यहां पर देखिए हम लोग करने क्या वाले हैं, इस log c को हम लोग k लेकर चल लेंगे, इस log c को k लेकर चल लेंगे। और आप चाहें तो गामा n को यहाँ पर भी एक बार डिफाइन कर लीजिए। यानी कि हम लोग क्या जानते हैं कि जो गामा n होता है वो क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स, x टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्टली समझ में आ रही होंगी। x टू द पावर, हमें इसको इस फॉर्मेट बनाना है, इस चीज को इस फॉर्मेट में बनाना है। तो हमारे पास क्या निकल कर चला गया है, e टू द पावर माइनस एक्स तो हमें मिल चुका है। क्योंकि log c जो है वो तो किसी कांस्टेंट हम लोग मान ले रहे हैं, अभी मान ले रहे हैं, उसको k दिखा देंगे। और हमारे पास x टू द पावर c, ठीक है ना, c, इसको हमें n-1 के रूप में लिखना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्या आया है भैया, हमारे पास चीज है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स, log c को हम लोग k लेकर चल लेते हैं, log c को हम लोग k लेकर चल लेते हैं। x टू द पावर c को आप कुछ इस प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए कि x पावर c हमें n-1 के रूप में लिखना है। तो c को क्या, n-1, यानी कि एक ब्रैकेट यहां लगा लीजिए और -1, ठीक है। अब देखिए c तो c है और +1 एक बार कर लीजिए, क्योंकि आप एक माइनस, देखिए क्या हमने चीजें सही लिखी है कि नहीं, 1-1 कट आउट हो जाएगा और x टू द पावर c ही बचेगा। यानी कि चीजें हमने यहाँ तक की एकदम सही की हुई है, dx। अब इसे समझिए, इसे हमने यहाँ से हमने क्या मिल रहा है, तो यहाँ से आपको मिल रहा होगा कि जो गामा की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की है, तो देखिए यहाँ पर चूंकि k है, यानी कि ये पूरी टर्म आपको क्या निकल कर आ जाएगी, ये पूरी टर्म, ये तो अगर यहाँ पर n रहता तो आप कहते, और k नहीं रहता तो आप क्या गामा n आप बता रहे होते ना, यहाँ पर गामा n बता रहे होते, लेकिन यहाँ n की जगह c+1 है। तो आपको किस प्रकार गामा c+1/k कुछ इस प्रकार से आपको बन रहा होगा कि नहीं, गामा, देखिए यहाँ पर अगर ये टर्म n रहता तो गामा n बनता, और यहाँ से k नहीं रहता। तो आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्टली समझ में आ रही होंगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, गामा n बन रहा होता ना, तो आप एक काम कीजिए, वो चीज बता दीजिए कि आप मैं करूं क्या, आपको समझाने के लिए यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख तो देता हूँ k टू द पावर c+1, लेकिन आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्टली समझ में नहीं आई होंगी, आपको इतनी बातें स्पष्टली समझ में नहीं आई होंगी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा रिलेट करते हैं आपको। इसको यहाँ ला दीजिए और ब्लू कलर से, हाँ देखिए, अगर यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से देता है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स, और ये k, ठीक है, और x टू द पावर यहाँ कोई c+1 को आप n मानकर चलिए, n-1 dx। तो इतनी टर्म को आप क्या लिख पाते, इतने टर्म को आप लोग लिखते गामा n बाई आप क्या लिखते k, गामा n/k, ठीक है। गामा n/k आप लोग इस प्रकार से लिख पा रहे होते हैं, गामा n/k नहीं भैया, गामा n/k टू द पावर n, k टू द पावर n, इतने टर्म को, क्योंकि भैया यहाँ पर k देखो, k मल्टीप्लाई हुआ ना x के साथ, इसलिए हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख पा रहे होते हैं k टू द पावर n। और n क्या है, n जो गामा n है वही पावर में यहाँ पर k टू द पावर n लग जा रहा होता। तो इस केस में आपका n की वैल्यू क्या है, c+1 है, और k की वैल्यू क्या है भैया, k यहाँ है तो k यहाँ है, और k के पावर में क्या लग रहा होगा, k के पावर में वही लग रहा होगा जो गामा के अंदर होगा, यानी कि जो n होगा। तो हमें कुछ इस प्रकार से चीजें मिल रही है। आई थिंक आप इतनी बातें को स्पष्टली समझ पा रहे होंगे। तो हमें यहाँ से क्या निकल कर आए, इस चीज को हमने क्या माना हुआ है, k माना हुआ है, और इस चीज को हमने क्या माना, c+1 को हमने n माना हुआ। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल कर आ गई, जो वैल्यू निकल कर आई है वह है गामा c+1 आंसर बाई k c+1। तो देखेंगे हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो गामा c+1 बाई log c, log c भैया है क्या,
तो हमारा कहाँ छोटा सा मिस्टेक हुआ है क्या कहीं, हमने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, हमें देखो यहाँ, अच्छा देखो यहाँ पर के जो हमने माना हुआ है, के जो माना हुआ है वो log c, यहाँ पर देखो इस पूरे टर्म को हमने के माना हुआ है ना भैया, तो ये देखो यहाँ पर इरेज पर आएंगे और के चूंकि हमने log c माना हुआ है, log c। अब आते हैं अपना आंसर चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाँ के जो है हमने log c माना हुआ, यानी कि ये एग्जैक्टली आपका राइट आंसर होगा। एग्जैक्टली राइट आंसर आपका क्या होगा, गामा c+1 बाई log c और c+1, चूंकि हमने के को c माना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे मूव करते हैं जब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपना 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगर, लेंथ ऑफ द कर्व, यानी कि देखिए भैया कितनी आसान सवाल है ये सवाल हमने 4 बार आपको कराया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से, देखिए ये x है जो किस प्रकार से गिवन है आपका, आइए x को क्या गिवन है भैया, x है x इक्वल 2/3 y माइनस 1, 2/3 बाहर है ना, आप क्या लिख पा रहे होंगे, 2/3 y माइनस 1 3/2। और इसकी फार्मूला आप लोग भली भांति परिचित होंगे इसकी फार्मूला से आप लोग, तो क्या होता है डी, एक बार आपको अंडर रूट के अंदर क्या निकालना होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस dx बाई dy का होल स्क्वायर निकालना होता है, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना होता है आपको। तो देखिए इसकी इंटीग्रेशन 0 टू a टू b अंडर रूट 1 माइनस dx बाई dy का होल स्क्वायर dx, कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है। तो इसे सॉल्व कीजिए, आपको गिवन क्या है 1 to 4 के बीच में आपको इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। 1 + 1 dx बाई dy, यानी कि इसको एक बार dx बाई dy आप लोग इसको निकाल कर देखेंगे, तो dx बाई dy आप किस प्रकार से निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पर आइए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। dx बाई dy इसका लिखने का प्रयास कीजिए, तो क्या होगा 2/3 है, इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म आगे आ जाएगा, ये है 3/2। अच्छा y माइनस 1 का इंटीग्रेशन, अब क्या होगा, अब इंटीग्रेशन होगा y माइनस n का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y माइनस 1, क्या हमने सही लिखा हुआ, 2/3 आगे है, ये आगे उतर जाएगा, ठीक है, इतनी बातें सही है। और यहाँ पर बचेगा क्या y माइनस 1, ये भी बात सही है। अब y माइनस 1 का डिफरेंशिएशन आप जब करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 1 चला आएगा, यानी कि आपसे आपके पास आया क्या dx बाई dy आपके पास निकल कर आ गया y माइनस 1, कुछ इस प्रकार से आपका dx बाई dy निकल कर आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और किस प्रकार से सॉल्व कर रहे होंगे इस चीज को हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखो -1/2 हो गई, 3/2 माइनस 1, आपके पास -1/2 भी आ रहा होगा ना, -1/2, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या समझा कि इसकी जो इंटीग्रेशन आ रही है वो क्या आ रही है, डिफरेंशिएशन आपके पास आ रहा है, वो आ रहा है माइनस y माइनस 1 के पावर में -1/2। अरे सिंपली देख लो यार, यहाँ पर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2, यानी कि 1.5 में से 1 माइनस करेंगे, यानी पॉजिटिव 1 आएगा ना, यहाँ से आएंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ पर y माइनस 1/2, कुछ इस प्रकार से। अच्छा अब इसका स्क्वायर करना है, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, dx कर दीजिए, तो भैया यहाँ पर देखेंगे 1 to 4 इसकी इंटीग्रेशन, यानी कि 1 माइनस 1 का एक बार हाफ है और उसका स्क्वायर आ गया, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये चीज आपके पास बनी 1 + y माइनस 1, ठीक है, dx। यहाँ से देखेंगे आप तो इसकी इंटीग्रेशन बनी 1 से 4, और इंटीग्रेशन ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, √y, यानी कि √y dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, आपके पास कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 to 4 y हाफ dx। और इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख पा रहे होंगे, इस पूरे टर्म यानी कि इसकी इंटीग्रेशन आप लोग किस प्रकार से लिखते हैं y हाफ,
इसमें एक प्लस होता है ना, ऊपर के पावर में एक प्लस होता है, यानी कि हो जाएगा y 3/2 डिवाइड बाई 3/2। 3/2 को आप लोग ऊपर ले जाके लिख देंगे यहाँ पर 2 और नीचे बचेगा आपके पास 3। ठीक है 3। इसकी इंटीग्रेशन, इस पर आप लिमिट रख दीजिए क्या, सॉरी अब इसे आप एक बार हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया ना, इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पर सिंपली आप लिमिट पुट कर दीजिए क्या 1 2 4। तो इसको लिमिट पुट कर रखिए, अपर लिमिट पुट करेंगे यानी कि y की जगह 3/2 2√3/2। ठीक है 3/2, इस पर आप लिमिट पुट करेंगे y की जगह 4, यानी कि 4 के पावर में 3/2 है, यानी कि ये आंसर निकल कर आएगा आपका 8, यानी कि ये हो गया 2/3 आप बाहर निकाल दिए, 2/3 आपने बाहर निकाल दिए, ये हो गया 8। फिर जब 1 पुट करेंगे तो 1 - 1, यानी कि आपके पास क्या निकल कर आया 8 - 1 यानी कि 7, यानी कि 2/3 और यहाँ पर बचा क्या 7। आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्ट समझ में आ रही होंगी। अब ये बचा क्या, ये बना क्या, ये 7 × 2 यानी कि हो गया 14/3, ये आंसर आपका निकल कर आ गया क्या 14/3। तो आइए हम देखते हैं क्या हमारे पास आंसर क्या गिवन है। 14/3 1/2 ये तो गलत है, ये तो गलत है, 1/3 भी गलत है, 3/2 भी गलत है, और 14/3 इज एग्जैक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे मूव करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आए और मूव कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज। तो इसका लेटेस्ट रेक्टम बताना है आपको। अब बताइए इसका एरिया बाउंडेड बाय, यानी कि इसकी क्या निकालना है, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। ठीक है पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड इट्स लेटम रेक्टस। तो ये क्या होता है 8a² / 3 होता है ना, आई थिंक 8a² / 3। ये तो हमने बताया है। देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या होता है, 4a गलत है, 6a साफ गलत है, 8a गलत है साफ भाई, a² होता है ना इसमें। हाँ ये देखिए इधर आपको कुछ गिवन है 8a² / 3। ठीक है एग्जैक्टली राइट आंसर होगा आपका 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हुआ है इफ r इक्वल टू दिस देन ग्रेड r, यानी कि ग्रेड r आपको निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो इसको करेंगे हम लोग किस प्रकार से, देखिए r आपको किस प्रकार, केवल r दिया और ग्रेड r आपसे पूछ रहा है। तो भैया देखो r आपको क्या गिवन है, r आपसे दिया हुआ है, कलर को हम लोग अगर चेंज कर लें क्या, कलर देखो r आपके पास गिवन है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, कुछ इस प्रकार से गिवन है। यानी कि आपको r क्या होगा, r का मतलब इस प्रकार से कुछ आ रहा होगा x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है कुछ इस प्रकार से होगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ग्रेड ग्रेड r निकालना ना, ग्रेड r। ठीक है देख लेते हैं, हमें ग्रेडियंट ऑफ r निकालना है। ठीक है यही निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल ऑपरेटर है इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए r का। तो और r हमारे पास क्या गिवन है भैया, r तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से गिवन है। ठीक है और डेल क्या है, डेल बाई आई कैप डेल बाई डेल x प्लस जे कैप डेल बाई डेल y प्लस के कैप जे कैप डेल बाई डेल y प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। और r की वैल्यू यहाँ r होता है। ठीक है यहाँ r होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व किस प्रकार से कर रहे होते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए क्या, इसको एक बार आप सॉल्व करने के देख लेंगे। r तो भैया अपना एकदम स्केलर है, r अपना स्केलर, यानी कि ये तो वेक्टर था और उसका मॉड्यूलस हमने निकाल दिया। r तो भैया अपना स्केलर है। तो अब देखो क्या होता है, निकल कर आता है, यानी कि ये इन सब के साथ ये r मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि इन सब के साथ जो है r मल्टीप्लिकेशन में, r चूंकि स्केलर आपको r क्या लेना रहता है, ग्रेडियंट फाई आप निकाल रहे होते हैं ना, फाई स्केलर होता है। ठीक है इसकी स्केलर मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक को हमने सॉल्व करते हैं और तीनों को हम लोग समझने का प्रयास कर लेंगे। यानी कि i, इस r को आप डेरिवेट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, इस r को आप लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किस प्रकार से कर पा रहे होंगे, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास निकल कर आ रहा होगा क्या, देखिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएट आप किस प्रकार से कर रहे होंगे, तो आपके पास निकल कर आ रहा होगा i, और यहाँ पर बच्चा क्या x² प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस हाफ। कुछ इस प्रकार से आपका इसकी डिफरेंशिएशन आ रही होगी क्या? इसकी डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा, और 1/2 जो है आपका नीचे मल्टीप्लीकेशन में आ ही जाता है। तो समझने का प्रयास कीजिए। और क्या बचा भैया, जब अंडर रूट को हमने कुछ इस प्रकार से किया, और एक बार आपको बचेगा 2x। ये सिर्फ आपका निकल कर आया है क्या चीज, आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर। ठीक है, ये सिर्फ इस टर्म को हमने इवेलुएट किया है। तो इस टर्म को इवेलुएट करने से ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बच क्या रहा होगा, यहाँ पर आई बच रहा होगा, और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप। तो ये चीज एक बार बच रहा होगा आपके पास, और कुछ नहीं कट रहा है ना। ये बन रहा होगा आपके पास एक्स स्क्वायर। इसे एक बार, इसे थोड़ा और सफाई से हम लोग क्या चाहे तो लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं आई को ऊपर ही रहने दीजिए, ऊपर आपको एक्स भी बचा रह जाएगा, और नीचे क्या मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ रही होगी। सिमिलरली जे बाई डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ रही होगी। आई है भैया यहाँ पर, तो आई जे हो जाएगा, जे कैप, एक्स की जगह वाई हो जाएगा, और जो नीचे है ये तो सेम ही रहेगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलर वे में जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा के कैप, और डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार से। सिमिलरली भैया आप कर लीजिएगा, इस चीज को सिमिलरली आप कर लीजिएगा, तो हम के कैप हो गया, वाई की जगह यहाँ पर जेड बच रहा होगा, और कुछ इस प्रकार से आप इसे लिख पा रहे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन सबको इकट्ठा करके आप किस प्रकार से लिख पाते हैं, देखिए तो आप इसे इस प्रकार से कुछ लिख पाएंगे क्या? देखिए ये सब में डिनोमिनेटर में तो एक टर्म कॉमन है, यानी कि आप लोग यहां से कीजिएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर तब बचेगा क्या आपके पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, हमारे पास कुछ इस प्रकार से चीजें बचकर आ रही होंगी, यानी कि ये जो है ये टर्म आपके पास क्या गिवन है, इसको तो आर, भैया देखो यहाँ पर सिंपली क्या गिवन है, आर कैप गिवन है, यानी कि इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर। और जो हमने डिफाइन किया ये तो भैया ये टर्म पूरा आपके पास आर है, यानी कि आपके पास कुछ इस प्रकार से आंसर निकल कर आ रहा होगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारे पास आर वेक्टर बाई आर आंसर है क्या, आर वेक्टर बाई आर। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आंसर है आपके पास, जो कि आपका आंसर नंबर ए, ये आंसर आपकी सही है, बाकी ये तो गलत है, ये गलत है और ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, तो ये 7वां क्वेश्चन था। आइए आइए 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। भैया डाइवर्जेंस इसकी आपको निकाल कर बताना है, यानी कि 8वां में आपको डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस किस प्रकार से आप निकाल रहे होंगे, तो देखिए आर वेक्टर आपको कुछ इस प्रकार से गिवन है, और डाइवर्जेंस आप क्या निकालते हैं, डेल आर डाइवर्जेंस। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, डाइवर्जेंस इसकी निकालनी है। ठीक है, डाइवर्जेंस यानी कि डॉट प्रोडक्ट करना है आपको डेल और आर वेक्टर में। तो आप इसे किस प्रकार से लिख पा रहे हैं, डेल, आप किस प्रकार से लिखते हैं इसे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर। बोर्ड को क्या हो गया, बोर्ड को क्या हो गया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड। इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ रही होगी, 1, वाई को रिस्पेक्ट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में 1 1 1, इसकी वैल्यू निकल कर आ रही होगी आपके पास 3, यानी कि 3 इसकी एग्जैक्टली राइट आंसर हो रही होगी, दैट इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा है 9वां, वी इज कॉल्ड द सोलेनॉइड ऑफ द वेक्टर, यानी कि सोलेनॉइड कब कहते हैं भैया, तो डाइवर्जेंस भी जब 0 आ रही होती है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डाइवर्जेंस भी की वैल्यू जब 0 आ रही होती है, तो हम क्या कहते हैं कि चीजें सोलेनॉइड है। सिमिलर वे में आपके पास जब कर्ल डाइवर्जेंस 0 आता तो सोलेनॉइड होता। फिर यहाँ पर आपसे पूछ दिया है कि भैया द वेक्टर इज सेड टू बी इरोटेशनल, तो इरोटेशनल कब होता है, जब कर्ल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही होती है, कर्ल की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही होती है। ये तो भाई डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करना है, इस टर्म को तो आपको सॉल्व ही नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है भैया, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि
हाँ, ये क्वेश्चन हमने देखिए पीवाईक्यू में थर्ड या फोर्थ पीवाईक्यू जब हमने दिया था तो वहां पर आपको सॉल्व कराया था, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई थी, जिसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी भैया, हमारे पास सोल्यूशन भी है, वैल्यू निकल कर पाई बाई फोर log 2, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी। चूंकि हमारे पास कॉपी में इसकी सोल्यूशन भी है तो हम यहाँ पर देख पाते हैं। देखिए पाई बाई फोर log 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 का पाई बाई फोर log 2। ये पीवाईक्यू हमने कराया हुआ है, तो उसमें से आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ये तो 5वें पे चले आए क्या, 11 12 13 चाहिए ना, 12 13, एक सेकेंड, हाँ, ये चीज द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन ये दिया भैया। इसका एरिया आपके पास निकलता क्या है, इसका एरिया निकलता है पाई ए डॉट बी, पाई डॉट ए डॉट बी, इसकी एरिया निकलती है भैया, एरिया, ठीक है। और आपको इलिप्स का इक्वेशन क्या है, यानी कि ए स्क्वायर, ये 4 क्या है, 4 होता है, ए स्क्वायर होता है, और 9 जो होता है वो बी स्क्वायर होता है। कितना आसान, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ए आप किस प्रकार से लिख पा रहे होंगे, जरा समझने का प्रयास कीजिए। तो आप देखिए 4 इक्वल टू ए स्क्वायर है और 9 इक्वल बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, 2 इक्वल ए, एंड बी की वैल्यू जो होगी वो आ रही होगी 3। इसकी एरिया आप किस प्रकार से निकालते हैं भैया, तो देखिए एरिया निकलता है ए आर, यानी कि 6 पाई ए बी, इसकी निकलती है पाई डॉट 2, ए की वैल्यू 2 आई है और बी की वैल्यू 3 आई, यानी कि ये क्या निकल कर आएगा 6 पाई। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 6 पाई की मैंने क्या, ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा एग्जैक्टली आपके पास राइट आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक बार। इसकी सोल्यूशन तो हमें अभी किया नहीं है, तो इसको एक बार आप करने का प्रयास कीजिएगा। इसकी सोल्यूशन हमने सच में नहीं किया क्वेश्चन नंबर 13 का, तो आप एक बार प्रयास कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर देते हैं F इक्वल टू दिस ABC द कांस्टेंट वेयर S इज यूनिट सरफेस स्फीयर। तो भैया इसकी जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी तो 4 पाई बाई 3, यानी कि ये ऑप्शन सही रहती है ना भैया। तो डायरेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन दिया है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भैया, ये तो आपको याद करना करके चलना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। कंजर्वेटिव या इरोटेशनल एक ही चीज बोला आता भैया, तो कर्ल या फिर इसका आंसर होगा फोर्स एफ इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव वही होता है जहां इरोटेशनल हो रहा होता है। आई थिंक आप इतनी बातें स्पष्टली समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कर्ल कंजर्वेटिव और इरोटेशनल एक ही बात होता है, यहाँ पर लिखेंगे कंजर्वेटिव और इरोटेशनल एक ही चीज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हम लोग। अब डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आइए एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ बीटा एम एंड एन। तो भैया बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है, बीटा एम एन। यहाँ पर देखिए गामा एन बाई गामा एम प्लस एन करके सॉल्व कीजिए। तो गामा एन यानी कि एम की वैल्यू बीटा, एम की वैल्यू हाफ कॉमा 2 दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए गामा हाफ की वैल्यू पाई होती है, गामा टू को फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं आप, गामा हाफ प्लस 2, ठीक है। इतनी बातें आई थिंक आप स्पष्टली समझ पा रहे होंगे। गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई। गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई। और देखिए जो गामा 2 है उसको हम लोग गामा 2 यानी कि गामा एन को फैक्टोरियल n माइनस 1 भी कर सकते हैं, यानी कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग गामा 2 को हम लोग फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं ना। आगे मूव कीजिए, गामा ये क्या होगा 3/2, 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा 3/2 क्या लिख सकते हैं 3/4 लगा, ये क्या चीज बनेगा, देखो एक सेकेंड, गामा ये 3/हाफ और 2, यानी कि 3/2 ये चीज 2 प्लस हाफ यानी 2.5, 5/2 बन रहा है ना। तो 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3/2 गामा हाफ। इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास ये ऊपर क्या बनकर आ गया, ऊपर आ गया पाई अंडर रूट पाई, और नीचे क्या बनकर आ रहा है 3/2 गामा हाफ की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, गामा हाफ की वैल्यू निकल कर आएगी फिर से पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3/2 को हम लोग ऊपर ले क्या लिख सकते हैं 2/3। आई थिंक आपकी इतनी बातें स्पष्टली समझ में आ रही होगी क्या, हमने कोई छोटी सी मिस्टेक की है 3/4,
अरे भैया ये 3/4 होगा ना, ये टर्म होगा 3/4, ठीक है, और यहाँ भी एक टर्म होगा 3/4, 3/4 हो रहा होगा, और ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4/3। आई थिंक आपका 4/3 कोई आंसर गिवन है क्या? 4/3 आपको दिख सकता है यहाँ पर, 4/3 आपको दिख सकता है 16 नंबर का ऑप्शन बी, 4/3 एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे होंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या 17 का देखेंगे क्या? द कांस्टेंट वेक्टर इज दिस, इफ ए इज द कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ए कांस्टेंट वेक्टर है, देन डेल डॉट ए डॉट आर। तो भैया इसकी वैल्यू हमने क्या प्रीवियस में बता रखी है? प्रीवियस में इसकी वैल्यू हमने बता रखी है क्या? इसकी वैल्यू आती है वेक्टर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हम लोग आप प्रोसीड करते हैं। 17 हो गया ना, 17 18 19 20 21 22। तो भैया एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहाँ चले गए जी? हम कहाँ थे? हम 17 पे थे ना? 21 कहाँ से चला गया? हाँ ये 17 था। ओ गॉड, चलो आओ यहीं पे। हाँ ये चीज है, ये कांस्टेंट फंक्शन इज, भैया कांस्टेंट फंक्शन के बारे में आपको बताना है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज रीमान इंटीग्रेशन होता है। ये चीजें तो आपको जब रीमान इंटीग्रेशन पढ़ाई जा रही थी तभी बताई गई होंगी। तो देखिए कांस्टेंट फंक्शन आपका क्या होता है? रीमान इंटीग्रेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जब मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है क्या? ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन ए बी बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, एक्स जब एक्स इज रेशनल एंड इज माइनस एक्स जब एक्स इज इरेशनल। तो भैया ये नॉन इंटीग्रेबल आ रहा होता है, आप लोग एक बार सॉल्व कीजिएगा, नॉन रीमान इंटीग्रेबल आ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जब आगे मूव करते हैं तो देखेंगे हमारा, ओ गॉड ये तो हमने सॉल्व करा रखा है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर्व इन द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांस्टेंट वेक्टर हो गया, रीमान इंटीग्रेशन दिस हो गया, खत्म हो गया क्या? रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन ये टर्म हो गया। हाँ देखो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस में कराया हुआ कि नहीं कराया हुआ? एकदम वही क्वेश्चन कॉपी कर दिया। इफ एफ इज दिस देन इंटीग्रेशन एफ डी आर, तो ये इसका आंसर हमने क्या लाया हुआ था? -7/6, ठीक है, -7/6 इसका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। प्रीवियस में हमने इसको कर रखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए 22 क्वेश्चन हो गया ये अपना, ये 22 क्वेश्चन हो गया। 22 क्वेश्चन के बाद हमारा, हाँ ये क्वेश्चन अपना होगा कर्व दिस इज सिमेट्रिक अबाउट, कर्व इसको, इस कर्व को सिमेट्रिक, किसके सिमेट्रिक हो रहा होगा? तो कर्व आपका कुछ इस प्रकार से गिवन है, दिस इज योर कर्व, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस यानी कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है, यानी कि हम लोग क्या पुट करके चलते हैं? y को हम लोग लेकर चलते हैं -y, और देखते हैं कोई कहीं कोई इक्वेशन में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा। तो y की जगह हम लोग y स्क्वायर जब पुट करेंगे, -y को स्क्वायर पुट करेंगे, तो -y की जगह स्क्वायर पुट कर दिए, a माइनस एक्स किए, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स हमने कर रखा, वाई स्क्वायर यानी कि हो गया फिर से वाई स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है आपका इक्वल एक्स स्क्वायर में, इक्वल है इक्वल एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स। तो देखिए हमारे यहाँ y को -y रखने पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, यानी कि हमारा सिमेट्रिक अबाउट किसके होगा? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस के हो रहा होगा।
इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इज राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट थिंग पे हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कराते हुए बताया था भैया ये ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है जब n ग्रेटर देन 1 हो रहा हो। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भैया ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा है कि यह जो होगा वह क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में हमने क्या बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि सीक्वेंस जो होता है वो ऑलवेज ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो रहा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं 20 नंबर 7। 27 कहाँ गया भैया, यार 27 कहाँ गया, 27 को अब ढूंढते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, 32, 33, 27, हाँ क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर देखिए इसको कहा है लीस्ट अपर बाउंड। तो भैया लीस्ट अपर बाउंड क्या हुई है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लीस्ट अपर बाउंड यानी सबसे छोटा बड़ा संख्या क्या है, ये 9 होगा, यानी कि इसके क्वेश्चन नंबर क्या होगा 9 क्या होगा, इजीली राइट आंसर होगा। लीस्ट अपर बाउंड होगा 9। नेक्स्ट टर्म में हमसे पूछा है कि लिमिट, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस, यानी कि इसकी लिमिट आप लोग निकालने के लिए कह रहा है। तो लिमिट आप लोग किस प्रकार से निकाल रहे होंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट टू n को इधर रखिए, n यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 3/n, इस n से यह कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा 2 और लिमिट पुट कीजिए, n के जगह क्या पुट करेंगे, इनफाइनाइट पुट करेंगे। तो 1/इनफाइनाइट यानी कि ऊपर क्या बचा है, ऊपर यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, बाई 1 प्लस 0, n को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये 3/इनफाइनाइट ये आपके पास 0 बनकर आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका लिमिट क्या आ रहा होगा आपको, बराबर 2 आ रहा होगा। यानी कि ये क्वेश्चन आपका इसका लिमिट आपको 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं। आइए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, 29 का ऑप्शन हमने क्या लगाया हुआ है, इसका आंसर हमने 1 लाया था भाई, प्रीवियस में इसका सोल्यूशन हमने करा रखा है और हमारे सामने एक कॉपी है उसमें भी हमने इसका सोल्यूशन देख रहा है भैया, इसकी सोल्यूशन हमने 1 लाया था, यानी कि 29 का ए जो होगा आपका एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, Which of the following sequence is monotonic? कौन सा सीक्वेंस इसमें मोनोटोनिक होगा। तो एक काम कीजिए, हर एक सीक्वेंस को एक बार आप लिख लीजिए। यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 पुट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 पुट करेंगे तो क्या होगा 1/2 4 2 8, कुछ इस प्रकार से आपके पास आंसर आ रहा होगा, सीक्वेंस बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर n² पुट करेंगे तो एक काम कीजिए, क्या Which of the following is monotonic increasing? अच्छा देखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के बारे में पूछा है ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के बारे में पूछा है ना। एक सेकेंड कॉल आ गया क्या, एक सेकेंड थोड़ा सा कॉल आ गया, हाँ चलिए देखते हैं हम लोग, एक कॉल आ गया था, डिस्टरबेंस हो गया था। Which of the following sequence is monotonic increasing? तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के केस में हम लोग जानते हैं क्या, n² जो होता है वो ऑलवेज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग INC इंक्रीजिंग होता है। तो भैया 1/n² जो होगा 1/n² होगा, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये अपन में आ जा रहा है, रेसिप्रोकल हो जा रहा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग DCR डिक्रीजिंग। तो 1/n² तो भैया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा, n² सही आंसर ये होगा, और एक ही आंसर सही होगा ना इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या 23 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ है, आइए 31 पर आइए, 31, 31, 31, 36, 35, 34, हाँ यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, every bounded sequence has a convergent subsequence, bounded sequence has a convergent subsequence। इस बात पर आप लोग थोड़ा डिस्कस कीजिए क्या। क्वेश्चन नंबर 31 यही है, 32 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस।
तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो बाउंडेड सब सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो सकता है ना, हो सकता है। और क्या कर रहा है, लेट un बी ए सब सीक्वेंस वेयर un इज इक्वल टू 1 to 2, देन इसका सुप्रीमम ऑफ अपर बाउंड, सुप्रीमम वैल्यू क्या है, नहीं लिमिट सुपीरियर un इज इक्वल टू 2। तो भैया इसको हमको दोनों आंसर सही लग रहा है। एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, क्या सस्पेंस हमें इस क्वेश्चन में सस्पेंस है, तो आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, एक बार चेक इस देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन करा द वैल्यू ऑफ सी फॉर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार आपको बताना है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है कि रूट एक्स और जी एक्स की वैल्यू गिवन है 1/√x। तो भैया इसमें आपको बताना है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार। तो इसको आप लोग किस प्रकार से सॉल्व कर रहे होते हैं, तो देखिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को किस प्रकार से आप लोग लिखते हैं ना, एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए, इसको आप लोग किस प्रकार से लिखते हैं, एफ डैश सी बाई एफ जी डैश जी डैश सी, कुछ इस प्रकार से आप लोग कर रहे होते हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के पास। तो देखिए यहाँ पर जी और बी की वैल्यू आप पुट करेंगे, यानी कि ए बी तो पुट कर रहे होंगे, तो इसके पास आंसर आपका क्या निकल कर आएगा, आंसर इसका निकल कर आएगा आपके पास √AB। इसका आंसर क्या निकल कर आएगा आपका, √AB, यानी कि आपका आंसर नंबर ए निकल कर एग्जैक्टली सही आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करा, एक्सपेंशन ऑफ लॉग दिस। तो भैया देखो कितना आसान सा सवाल है। तो एक्सपेंशन ऑफ लॉग इसका, तो इसके पास क्या होता है, एक बार अल्टरनेट होता है और एक पॉजिटिव होता है, एक बार अल्टरनेट निगेटिव होता है लॉग के वैल्यू में। तो अल्टरनेट यानी कि इधर तो कुछ है ही नहीं भैया, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है ही नहीं, इधर पॉजिटिव निगेटिव है नहीं, इधर पॉजिटिव निगेटिव नहीं। तो ऑलवेज यही 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 33 का आंसर नंबर ए एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 किधर है भैया, हाँ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास गिवन है, if fx is equal to this then the value of c in -1 से 3 for which value f dash c is equal to this। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, आइए इसको सॉल्व करते। देखिए fx आपके पास क्या गिवन है, fx दिस गिवन है, ठीक है, और f dash x यहीं से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका 8x f dash x हो गया, और f dash c की वैल्यू निकालिए, यानी कि f3 x की जगह 3 रखेंगे, यानी कि ये चीज आपके पास बन क्या आएगी, f3 माइनस f1/4, ये आपका निकल कर आएगा क्या, f डैश c, f3 यानी कि फंक्शन में 3 रखेंगे तो 4 3 का स्क्वायर 3 या 9 4 12 9 4, अरे यार 9 4 36 ना, 9 4 जा 36। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, f3 यानी कि इस फंक्शन में 3x की जगह 3 पुट किया, तो 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36, ठीक है, माइनस f1, यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है हमारे पास 32/4, यानी कि इसकी वैल्यू 8 निकल कर आई है। किस चीज की वैल्यू है, f डैश c की वैल्यू है, ठीक है। और f डैश x की वैल्यू क्या निकल कर आई है, f डैश x की वैल्यू निकल कर आई है 8x, और f डैश c की वैल्यू निकल कर आई है 8, और इसे हम कंपेयर कर दें, अगर 8x इक्वल 8 कंपेयर कर देते, x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1, दैट इज योर आंसर, 1 will be your answer, your answer is 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में दिया है लिमिट दिस इज इक्वल टू दिस एंड लिमिट दिस इज इक्वल टू 2 देन लिमिट इतना, अरे यार देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपको। लिमिट आपको निकालना है, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x स्क्वायर प्लस 4x x स्क्वायर प्लस 4x ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग। अरे भैया देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस 4x डॉट क्या दिया है, x प्लस 3⁻1/2, कुछ इस प्रकार से दिया है, और इसकी लिमिट आपको 5 दी दी है n टेंडिंग टू 1, और इसकी लिमिट निकालना है, ठीक है। सबकी लिमिट सेम है, यहाँ पे भी लिमिट आप लगा सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपके पास 5 दे दी है, और इसकी वैल्यू आपके पास 2 दे दी है, इनटू बीच में मल्टीप्लाई, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 10।
10 आ जाएगा ना इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 10, यानी कि यहाँ पर आपका नॉन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पर हम लोग जब मूव करते हैं तो देखिए आपके पास आंसर क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या गिवन है। आइए, इसके क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन ईयर में सॉल्व किया हुआ है ना, इसके आंसर हमने क्या लाया था, 0 लाया था। एकदम एग्जैक्टली राइट आंसर आपके पास 0 आएगा। 37 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 40 37 हमने 36 किया ना, तो 37 आना चाहिए ना इसका आंसर। 37 ये हमने किया। अच्छा, इसको सॉल्व करना, हाँ बताइए। द वैल्यू ऑफ द सीरीज दिस, भैया इस सीरीज का वैल्यू आपको cos x होता है इसका, ये तो आपको याद है होना चाहिए भाई। फैक्टोरियल देखिए यहाँ पर cos का किस प्रकार से, ऑड से आप याद कीजिए कि एक्स स्क्वायर नहीं, आप cos का किस प्रकार से थे। अरे cos का क्या याद करना है यार, cos का तो इससे याद रहता है। द वैल्यू ऑफ द सीरीज दिस, तो भैया इसकी सीरीज का वैल्यू cos x का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपको बताना। द वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर fx इक्वल टू दिस। तो इसके लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में आप क्या समझते हैं भैया, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना, कंटिन्यूअस एंड ए बी में डिफरेंशिएबल। तब आपको एक सी मिल रहा होता है बिटवीन ए बी की आप एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, आपको कुछ इस प्रकार से मिल रहा होता है एफ डैश सी की वैल्यू, एफ डैश सी की वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिल रहा होता है। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि एक वैल्यू आपको निकालना है, एफ एक्स आपके पास गिवन है, तो आप इसको किस प्रकार से निकाल रहे होते हैं, तो आप सिंपली इसकी वैल्यू को पुट कीजिएगा, और वैल्यू को जब पुट करेंगे एफ डैश सी आपके पास निकल रहा होगा, और उसी सी की वैल्यू आपके पास 3/2 निकल कर आ रही होगी, यानी कि दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, इस वैल्यू में आप पुट कर लीजिएगा और पुट करके सॉल्व कीजिएगा। 38 नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रोलेज एंड लैग्रेंज थ्योरम। रोलेज एंड रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड इफ द फंक्शन fx इज, कब सेटिस्फाइड होता है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए a to b में, डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल a to b में, और c fa इक्वल टू fb होना चाहिए, तब जाके हमारे पास क्या होगा, यानी कि इफ ऑल इज ट्रू, यानी कि इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, जब सब सही हो। ठीक है, 39। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 40, हाँ क्वेश्चन नंबर 40, द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, तो मैं बार बार आपसे बताता हूं कि ये कब डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन आपके पास, हाँ बताइए। इसको हमने बार बार आपसे क्या समझाया हुआ कि ये मॉडुलस फंक्शन और है, ये नॉट डिफरेंशिएबल एट किस प्रकार के x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। आप सिंपली इसका ग्राफ बनाकर भी देख सकते हैं, और प्रीवियस में हमने कराया भी है इसको कई बार से। यहाँ पर कह रहा है कि yn निकालने के लिए, तो सिंपली इसको कुछ मत करिए, कोई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के थ्रू न जाइए। आप देखिए क्या y आपके पास गिवन है, y आपके पास गिवन है e टू द पावर x, तो देन y1 क्या गिवन होगा, एक बार a बाहर आ जाएगा और e टू द पावर ax, देन y2 आपके पास क्या गिवन होगा, एक बार a बाहर आएगा और एक बार a है और एक बार और a आएगा, यानी कि e टू द पावर ax, यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर e टू द पावर ax। सिमिलर वे में y3 आपके पास निकल कर आ रहा होगा a क्यूब e टू द पावर ax। ठीक है, और इसी प्रकार से yn आपके पास निकल कर आ रहा होगा a टू द पावर n, और आपके पास e टू द पावर ax कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रहा होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 41 का क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी इज एक्जेक्टली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को आप लोग किस प्रकार सॉल्व, क्वेश्चन नंबर सी को हम लोग ये क्वेश्चन नंबर सी तो अपना भैया ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये ना डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax प्लस बी होता है, और ये ना डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस बी होता है। तो भैया इसका आंसर आप लोग क्या लिखते हैं बराबर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि an। सिंपली समझो यार कि यहाँ से an तो आएगा ही, यानी कि an दोनों में है, और एक बार n π/2 होता है, तो भैया आपके पास आंसर नंबर सी एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं, तो देखिए y इक्वल टू y टू द x टू द पावर 5, देन y5 इज, तो y5 क्या आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देखिए कितना आसान सा सवाल दिया है, तो क्लास 11-12 का सवाल दे दिया है। y इक्वल x टू द पावर 5 है, तो एक बार डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा 5x टू द पावर 4,
y2 के डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 4 x टू द पावर 3, फिर y3 के डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 4 3 x टू द पावर 2, फिर यहाँ पर देखो y5 का y4 2 3 4 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 4 3 2, देन y5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 4 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार से डिफरेंशिएशन यानी कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है भैया, 5 फैक्टोरियल आपके पास यहाँ पर गिवन है, ये देखिए 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्ट हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 44 पर आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पास गिवन है, एफ कुछ इस प्रकार से गिवन, देन डी एफ बाई डी यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन। कितना आसान है बताओ यार, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली फैक्टराइज करना है। ठीक है, कोई पॉइंट पर नहीं करना है, यानी कि आप इसे डेल एफ बाई डेल एक्स क्या निकाल सकते हैं 3x स्क्वायर, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या आएगा आपके पास -3ay। ठीक है, ये a और y कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 3x स्क्वायर -3ay। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर द डिग्री ऑफ होमोजेनियस, बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि डिग्री देखिए सबका सेम है। ठीक है, और ऊपर का डिग्री क्या है 1/4, तो माइनस कर दीजिए, नीचे का डिग्री क्या है 1/5, तो इसका माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा 5 4 20, यहाँ पर हो जाएगा 5 - 4 दैट इज 1/20, यानी कि ये डिग्री होगा इसका 1/20, ये होमोजेनियस डिग्री होगा। 44 हो गया। 40 ये कौन सा क्वेश्चन था 45 हो गया। 46 पर आइए, जेड इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, हमारा लैपटॉप एकदम चल रहा है। ठीक है, 46 4 क्वेश्चन और बचाना भैया। तो देखो जेड इक्वल टू आपके पास e टू द पावर एक्स वाई है, एक बार आप डिफरेंशिएट यानी कि d2z बाय dy और dx, मैं बार बार कहता हूं कि जो लास्ट में दिया उसके डिफरेंशिएशन आप फर्स्ट टर्म में करें, यानी कि dz बाय dx आप कर ले सबसे पहले। तो ये क्या होगा x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा है, यानी कि टू द पावर एक्स वाई। ठीक है, और आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स वाई का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं dz बाई dy करते हैं किस चीज का dz बाई dx का, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे d बाई dy ऑफ दिस y e टू द पावर एक्स वाई। ठीक है, इसको हम लोग क्या और समझेंगे, यानी y के रिस्पेक्ट में अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y या प्रोडक्ट रूल से इसके डिफरेंशिएशन आप करिए, तो प्रोडक्ट रूल यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास है 1 y। ठीक है, डी dx ऑफ सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x y, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर बचेगा आपका x, प्लस कर देंगे सेकंड टर्म e टू द पावर x y e टू द पावर x y dx ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे e टू द पावर x, y x y को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा आपके पास x y माइनस बच गया 1 प्लस बच गया 1। देखिए आपके पास e टू द पावर x y कौन सा ऑप्शन सही है, e टू द पावर x y कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, तो आपके पास बचा xy प्लस 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 47 मैं आपसे बार बार कराया हूं भैया, क्वेश्चन नंबर 47 एडी माइनस बीसी आपका एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा है। मैंने प्रीवियस में इसको 2-3 बार सॉल्व करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 48 और 49 एंड 50 पर आते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 किस प्रकार से हो रहा है, ये तो एकदम फार्मूला भैया। क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि क्वेश्चन नंबर 48, अरे यार द इंट्रिंसिक फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका तो फार्मूला नहीं दिया हुआ, यानी कि नॉन ऑफ दिस, इसका आंसर हो गया क्या नॉन ऑफ दिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला नहीं दिया हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि एसिम्पटोट आपको निकालना है इस कर्व का एसिम्पटोट आपको निकालना है, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस a माइनस 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। इसको भी हमने प्रीवियस में कई बार कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट दिस, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकालने का फार्मूला एक बार देख लीजिए। देखिए इसकी फार्मूला हमारे पास यहाँ पर बच्चा लिखा भी है, तो ये बच्चा क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx ऑफ का स्क्वायर, इसके पावर में हम लोग रख दिए 3/2 और नीचे रख देंगे d2y बाई dx का
होल स्क्वायर, ठीक है, और ये मॉडुलस में होता है। तो इस फार्मूले पुट कर दीजिएगा, क्योंकि डीके सर का यहाँ पर क्लास है, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 2। डीके सर का यहाँ पर लाइव क्लास है, इसलिए हम लोग यहाँ से आपसे बहुत जल्द अलविदा लेते हैं। और 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, आप लोग यहाँ पर मैच कर लीजिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। और अब सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिएगा, टारगेट सेमेस्टर आपका साथ देगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी एग्जामिनेशन जो गई है काफी बेहतर रिजल्ट आए और टारगेट सारथी से आप लोगों ने जुड़ा। थैंक यू।